तो आकलन की बात करें थे तो आकलन के 3 प्रकार का आकलन होता है। ठीक है, आकलन एक सतत प्रक्रिया के रूप में होना चाहिए और इसके तहत प्रक्रिया के दौरान डेटा इकट्ठा कर उसकी प्रयोग प्रक्रिया में सुधार और उस प्रक्रिया की प्रभाविता में वृद्धि करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आकलन के 3 प्रकार हुए, फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे निर्माणात्मक, योगात्मक माने संकलनात्मक, समेटिव असेसमेंट और निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इनको एक एक करके वो देख लेते हैं आगे। योगात्मक उसमें क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन में की बात अगर करें या फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात, चला गया आकलन फॉर्मेटिव, हाँ पहले आता है निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। जैसे हमने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पढ़ा वैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो रचनात्मक आकलन शिक्षकों को छात्र समझ सीखने की जरूरत पाठ इकाई या पाठ्यक्रम के दौरान अकादमिक प्रगति के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि फॉर्मेटिव जैसे अभी हमने जो चीज बताई कि उसके तहत रचनात्मक आकलन मतलब छात्रों की समझ को जानने के लिए छात्र को अभी कितनी सीखने की जरूरत है, पाठ्यक्रम के दौरान उसकी कितनी प्रगति हुई, इन सब का मूल्यांकन करने के लिए रचनात्मक आकलन किया जाता है या फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, आप अध्यापक पाठ को पढ़ाते समय ये जांच करते हैं कि बच्चे ने ज्ञान के कितने हिस्से को ग्रहण किया है ना, उसमें ये और रचनात्मक आकलन में विद्यार्थियों को ये जानने का अवसर प्रदान करता है रचनात्मक आकलन कि उनमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है। ये पाठ के बीच बीच में भी किया जा सकता है। जो यूनिट वाइज टेस्ट की हमने बात करी वो यूनिट वाइज टेस्ट भी इसी के तहत आते हैं। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट ही होते हैं यूनिट वाइज जो टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो रचनात्मक आकलन के उद्देश्यों की अगर बात करें तो इसके द्वारा शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करके छात्रों को सीखने में सुधार करने के सीखने की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कहें कि जो मौखिक प्रश्न उत्तर होता है, वर्कशीट छात्रों को दी जाती है, अवलोकन, डायरी, चेकलिस्ट, वाद विवाद, व्यक्तिगत कार्य, ये सारी चीजें किसके तहत आती हैं, हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट के तहत ही आती हैं। ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट ही होता है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है हमारा फॉर्मेटिव के बाद समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट की बात करें, योगात्मक आकलन जो होता है हमारा समेटिव असेसमेंट में, इसमें योगात्मक आकलन में क्या होता है कि एक निश्चित अवधि के पश्चात विद्यार्थियों की ओवरऑल परफॉर्मेंस निर्धारित करने के लिए, ठीक है, छात्र की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है उस ओवरऑल परफॉर्मेंस को निर्धारित करने के लिए हम क्या करते हैं कि योगात्मक आकलन करते हैं। ठीक है, यानी कि हम समेटिव असेसमेंट जो होता है, जो फाइनल एग्जाम हो गया एक तरह से हमारा, वो क्या कहलाता है, वो हमारा समेटिव असेसमेंट होता है। इस आकलन में छात्रों को ग्रेड दिए जाते हैं, उनको अंक प्राप्त होते हैं, उनके प्रदर्शन को इंगित किया जाता है। योगात्मक आकलन के द्वारा ये माना जाता है कि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति में कितने सफल रहे। मान लीजिए आप नेट जेआरएफ की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, आपका बीच बीच में जो क्विज होता रहा, बीच बीच में जो टेस्ट होते रहे, वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। और जब आप फाइनल एग्जाम देने जाएंगे उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी देखी गई, वहां पे आपको ग्रेड मिले, वो आपको अंक मिले, तो वो आपका आकलन वो समेटिव असेसमेंट के तहत आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है उद्देश्य। इसकी उद्देश्य की बात अगर करें योगात्मक की, तो ये एक निश्चित अवधि में शिक्षक व छात्रों की संपूर्ण गतिविधियों के बारे में बताता है। इसके लिए उदाहरण के तौर पर जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं, सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, साक्षात्कार लिया जाता है, निबंध, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, ये सारी जो चीजें होती हैं वो हमारी क्या होती है, योगात्मक आकलन के तहत ही होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, योगात्मक आकलन कहलाता है। उसके बाद अगला जो हमारा आता है योगात्मक आकलन के बाद डायग्नोस्टिक। ठीक है, योगात्मक आकलन के बाद जो अगला हमारा बिंदु आता है डायग्नोस्टिक, निदानात्मक असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, निदानात्मक आकलन। निदानात्मक आकलन में क्या होता है,
शिक्षक जो बच्चे असफल हो रहे हैं उन बच्चों की असफलता का कारण जानने के लिए इस प्रकार का असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, ये शिक्षक के द्वारा जो बच्चे असफल हो रहे हैं उन बच्चों की असफलता का कारण जानने के लिए निदानात्मक निदान करना, उसकी समस्याएं क्या है, किस कारण वो असफल हो रहे हैं बार बार, इस चीज को जानने की कोशिश इसमें की जाती है। छात्रों की क्या कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को जानने का प्रयास किया जाता है। निदानात्मक आकलन के प्रयोग में छात्र किस प्रकार की अधिगम कठिनाइयों का यानी कि उनका सामना कर रहे हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने का, उनको पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है इस प्रकार के आकलन का, कि असफल छात्रों की सफलता का पता लगाना ताकि हम उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करके उनको सफल बना सके। यही निदानात्मक या डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, छात्र की क्या कमियां है, क्या उसकी असफलता के क्या कारण है, क्यों वो नहीं सीख पा रहा उस चीज को, ये इन चीजों को जानने का प्रयास इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आकलन। ठीक है, उसके बाद हमारी कल की क्लास होगी जिसमें हम आकलन के बाद के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर स्टार्ट करेंगे आगे के बिंदुओं पर अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है।